Hello student, this is Astos and now we are watching ASH video. सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। ये तीसरा टॉपिक है ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत। यदि सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एनर्जी का बैंड होता है, ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोर एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने एक मॉडल दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी चक्कर लगाने लगता है, ठीक है, किसी भी कक्षा में चक्कर लगाने लगता नहीं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जितना उसकी ऊर्जा होती है, ठीक है। उसकी स्पेसिफिक जो एनर्जी होती है ना, उसी स्पेसिफिक एनर्जी वाले कक्षा में वो चक्कर लगाता है। तो इसे कैसे निकाला गया? तो अलग अलग सेल है, जैसे ये नाभिक है, नाभिक के ऊपर ये पहली कक्षा है, फिर ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा यदि है तो उसके लिए पहली कक्षा के लिए अलग एनर्जी लेवल होगा, दूसरी कक्षा के लिए अलग एनर्जी लेवल होगा, तीसरी कक्षा के लिए अलग एनर्जी लेवल होगा। तो कोई भी परमाणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना अलग अलग कक्षाओं में ऐसे ही रहते हैं, उसी को अलग अलग एनर्जी बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, नाभिक से n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वो नंबर ऑफ सेल में बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं अलग अलग परमाणुओं से बंध बना करके एक सॉलिड के रूप में, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठोस अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। और ये परमाणु ना अपने पास के भी इलेक्ट्रॉनों पे प्रभाव डालते हैं। तो जो एक ही परमाणु के अंदर ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं अलग अलग कक्षा के, वो एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं ना, उसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। और उसी के कारण कोई भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई भी सेमीकंडक्टर है, उसकी संरचना क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है और इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि रखा जाए तो कैसा होगा? मान लीजिए सिलिकॉन है, ठीक है, तो सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। तो 14 को कैसे भरेंगे? 2, 8, 10, 4, 14, ठीक है। यानी अंतिम कक्षा में इसके 4 होते हैं। यदि और अधिक डिटेल से यदि भरना चाहें तो 14 को कैसे भरा जाता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ठीक है। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 2, 14। अंतिम वाला जो 3 वाला सेल है, 3 के यस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और p वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कुल टोटल 3 में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जितने भी ये अर्धचालक होते हैं ना, इनके सबसे बाएं कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर रखते हैं। ऐसे ही जर्मेनियम है, जर्मेनियम में भी अंतिम में 4 वाले में 4s2 और 4p2, ठीक है। तो 2, 2 दोनों में है, कुल टोटल 4 है, ठीक है। 4 में भी 4 है, यानी अंतिम आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और सबके लिए अलग अलग एनर्जी लेवल है, ठीक है। उनके एनर्जी लेवल के लिए देखेंगे, ठीक है, एनर्जी लेवल कितना होता है। तो पहले तो
दो बैंड बनाएंगे, एक तो वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्टिंग बैंड। तो एक है संयोजी बैंड और दूसरा है चालन बैंड, और इसके बीच की जो दूरी है वो एनर्जी गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि इसके पहले वैलेंस बैंड में ना इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, फिर जैसे इसमें एनर्जी मिलता है इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं, जिससे कि यही धारा प्रवाह में या चार्ज ट्रांसफ़र में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशन बन रहा है। यदि मान लीजिए जो इसका अंतर परमाणविक या इंटर एटॉमिक स्पेस है वो ए से बहुत ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, तो क्या होगा, परमाणुओं में कोई अंतःक्रिया नहीं होगी। ठीक है, और प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र परमाणु जैसा व्यवहार करता है, और जब आर सी और डी के बीच में होगा तो वो भी उसके ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। फिर जब यह अंतर परमाणु दूरी आर सी के बराबर हो जाए तब क्या होगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर होगी ना 3s 3p में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, और जो नाभिक के समीप वाले जो होते हैं 1s 2s 2p इन सब में कोई परिवर्तित नहीं होगा। ऐसे ही है, अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग ऊर्जा अंतराल गैप होता है और अलग अलग उसके परिवर्तन होते हैं। देख लेते हैं चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल और संयोजी बैंड क्या होते हैं। ठीक है, ये दिख रहा था ना, ये संयोजी बैंड और ये चालन बैंड और ये एनर्जी गैप। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल ये क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टिंग बैंड यानी चालन बैंड क्या होता है। तो जो अर्धचालक होता है ना सेमीकंडक्टर, वो एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर यानी 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर वो अर्धचालक एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। उस समय ना कंडक्टिंग बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, कंडक्टिंग बैंड खाली होता है ऑलमोस्ट। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट करते हैं, तो ये वैलेंस बैंड से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं और यहाँ पे होल बचते हैं। ठीक है, होल जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने यहाँ पे होल प्राप्त होते हैं, वीवर। तो इस बैंड में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब वैलेंस बैंड से कूद करके कंडक्टिंग बैंड हो जाते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन ना धारा के प्रवाह में मदद करते हैं। ठीक है, या आवेशों के भी प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। दूसरा क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। ठीक है, तो ये एक ऐसा बैंड है। तो ध्यान देंगे, पहला तो जो कंडक्टिंग बैंड है उसकी एनर्जी लेवल होगी EC, और जो वैलेंस बैंड है उसकी एनर्जी लेवल होगी EB। तो दोनों के बीच के जो एनर्जी के गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये EG बराबर क्या होगा, EG बराबर होगा EC माइनस EB। ठीक है, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप जनरली चालन ऊर्जा अंतराल और संयोजी ऊर्जा अंतराल के बीचों का गैप होता है। ठीक है, उसके बीच का अंतर ही फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। लगभग ये बैंड हमेशा खाली रहता है। ठीक है, केवल वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड, इसी वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मूव कर जाते हैं
ये बैंड खाली रहता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और जो न्यूनतम एनर्जी होती है ना, कम से कम जो ऊर्जा जिसके द्वारा संयोजी बैंड से चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, उसी को ही बैंड अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं डेल्टा ईजी या ईजी जनरली, ठीक है। और जो चालक होते हैं, चालकों का क्या होता है कि उसका ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है, तो यही उसका कंडक्टिंग बैंड भी होगा। इसके बीच का कोई गैप नहीं होता, ये इसके अंदर एनर्जी गैप होता ही नहीं है। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड, वैलेंस बैंड ये यदि है तो कंडक्टिंग बैंड भी यही रहेगा, ठीक है। कंडक्टिंग बैंड ये दोनों ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, यानी इसके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। और अचालकों में, कुचालकों में जैसे कार्बन में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है, और सारे में लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होता है एनर्जी गैप, ठीक है। फिर तीसरा आता है संयोजी बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, तो यह वो बैंड होता है ना जिसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, ठीक है। इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, और इस बैंड में जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही बॉन्ड बनाने में भी भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन धारा के प्रवाह में कौन भाग लेता है, कंडक्टिंग बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड क्या होते हैं, ये बंध बनाने में भाग लेते हैं, लेकिन इसी में का इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिंग बैंड में चला जाता है वो धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। लेकिन इसके जो वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा वैलेंस बैंड या कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध बनाने के लिए काम में आते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।